आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या 3। यह जो प्रश्न पत्र है जो बिहार दरोगा के लिए बनाया गया है। आप लोग यदि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी सेट को लगाइएगा। यह एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? यह आबादी कहाँ की है? तो बिहार की है, न कि भारत का। बिहार की जनसंख्या 2022 के अनुसार हिंदू की जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 81.99%। और वहीं बात किया जाए मुस्लिम की तो मुस्लिम की है 17.7%, बौद्ध की 0.8%, ईसाई 0.05%, सिख 0.011% और वहीं सबसे कम जैन का है जो कि 0.0096%। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहली विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहली विदेशी यूनिवर्सिटी डिक्किन विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की, जो गुजरात के गांधीनगर में अपना शाखा स्थापित करेगी। अगला प्रश्न, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? नाटो के 31वां देश कौन है? कौन है? फिनलैंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात हो रहा है नाटो की, तो नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। कहाँ पे? नाटो के मुख्यालय ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न देखिए, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े अस्त्र आयातक देशों का क्रम क्या है? आयातक के रूप में सबसे बड़ा शस्त्र आयातक देश भारत है, उसके बाद सऊदी अरब, फिर कतर। और यही बात किया जाए कि निर्यातक के रूप में, तो निर्यातक में सबसे बड़ा कौन सा है? अमेरिका है। कौन? अमेरिका। आप लोग याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका है, जो अकेले 40% शस्त्र का हथियार का निर्यात करता है। 5 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। ऑप्शन ए। फर्स्ट स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे अमेरिका है। टोटल कितना देश में भारत का स्थान 42 है? तो टोटल 55 देश में। अगला प्रश्न, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले विद्या देवी भंडारी थी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? टोटल कितना? टोटल 7 पार्क को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वह 7 कहाँ कहाँ पे हैं? तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा यूपी, तीसरा एमपी, चौथा महाराष्ट्र, 5वां नंबर पे कर्नाटक, छठा तमिलनाडु और 7वां तेलंगाना। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि कॉपी कलम लेके आप क्लास देख रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? बजट वर्ष 2023-24 के लिए कुल 19,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस
कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11 फरवरी को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया है? 1,00,000 कर दिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ई रूपी यह कब लॉन्च किया गया? तो यह 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मालाबार नौसेना अभ्यास, इसका आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए। और 2022 में कहाँ किया गया था? 2022 में जापान में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य यूपी है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब, यह खिताब आईटीबीपी ने जीता, ऑप्शन सी। यह खेल कहाँ पे हुआ? तो यह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल में लद्दाख और आईटीबीपी दोनों था, और जिसमें आईटीबीपी जीता है, जो कि लगातार तीसरा बार आईटीबीपी ने यह चैंपियनशिप जीत हासिल किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? सतीश कौशिक का। उसका संबंध किस क्षेत्र से था? सतीश कौशिक जो कि एक हीरो थे, एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे, अभिनेता और निर्देशक दोनों थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसने लगभग 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत मेल है? तो आइए देखते हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, सही। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके, यह भी सही है। नागालैंड के राज्यपाल ला गलेसन, सही। मेघालय के राज्यपाल, मेघालय के कौन है? फागु चौहान। और रमेश बैस, ये कहाँ के राज्यपाल है? तो यह महाराष्ट्र का राज्यपाल है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? एससीओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 15 जून 2001 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ? चीन में है। इसमें कुल 8 सदस्य देश है। 8 सदस्य देश कौन कौन सा है? तो पहला हो गया चीन, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा तजाकिस्तान, पांचवा उज्बेकिस्तान, छठा रूस, सातवां भारत और आठवां पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर, भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा कब दिया गया? 2005 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? गुजरात का एक गांव है जिसका नाम मोढेरा है। उस गांव को भारत का पहला 24x7 ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। वह मोढेरा गांव गुजरात के किस जिला में है? कहाँ पे है? मेहसाना जिला में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास की प्रतिमा, किस भगवान से संबंधित है? कौन भगवान का स्टैचू है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान शिव से इस प्रतिमा का संबंध है। इस प्रतिमा का अनावरण कब किया गया? तो 29 अक्टूबर 2022 में। कहाँ पे? राजस्थान में। इसकी ऊंचाई 369 फीट है, जो
विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है? याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ जो राजस्थान में है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति गठन किया है? यह अनुवाद करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो अभय ओका समिति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? भारत की सबसे बड़ी टनल एस्केप टनल, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 272 किलोमीटर है। यह रेलवे लाइन कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर से बारामूला को जोड़ती है। अगला प्रश्न, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये जो ब्लैक राइनो है, काले गेंडे, यह कहाँ के लिए है? ये तो अफ्रीका के काले गेंडे के लिए। कहाँ के? अफ्रीका के काले गेंडे के लिए यह वाइल्ड लाइफ बॉन्ड बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? देश के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन ए। 23 में प्रश्न है, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया? LIC के द्वारा, ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पिछला साल कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टोटल 19 महिलाओं को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था? उसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? यह किस अनुच्छेद में है? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 100 के 1 में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? ऑप्शन ए, 1954 में पहली बार खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं किस बातों पे? तो पहला, संवैधानिक प्रावधानों पर सही, परंपराओं तथा व्यवहारों पर सही, न्यायिक व्याख्याओं पर सही, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर सही। यहाँ सभी कथन सही है। इन सभी बातों पर केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ऑप्शन ए है, चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। नहीं, चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी नहीं करता है। कौन करता है? तो यह निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर ही, यदि चुनाव लोकसभा राज्यसभा की हो तो अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। कौन? राष्ट्रपति। और यदि चुनाव विधान परिषद और विधानसभा की हो
तो उस कंडीशन में अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। ऑप्शन बी, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, यह चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव सही ढंग से हुआ है कि नहीं, यह भी चुनाव आयोग करता है। शांतिपूर्ण कराने का भी जिम्मेवारी चुनाव आयोग का है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया है? यह बात किसने कहा है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यह कहा किसने है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यह कथन BR अंबेडकर साहब के है। अगला प्रश्न, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सामान्यतः मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन कहीं कहीं चेंज है, जैसे कि दिल्ली और बेंगलुरु में इसका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। समिति और उसका गठन कब हुआ था? तो आइए मिलाते हैं। थुंगन समिति, इसका गठन हुआ था 1988 में। अशोक मेहता समिति 1977, BR अंबेडकर समिति 1957 और LM सिंघवी समिति 1986। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु घटाने या कम करने से संबंधित है? मतलब किस संविधान संशोधन में मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह 61वां संविधान संशोधन में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। बोहरा समिति का संबंध किससे है? बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य और खनन यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए, कोई भी खनन हो, कोई भी पालन हो, मधुमक्खी पालन हो या मत्स्य पालन, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक मिस्टर किन्स है, ऑप्शन सी, किन्स। अगला प्रश्न, भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? यह गुण किस ग्रह में है? तो बुध में है, सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, जो मात्र 88 दिनों में अपनी पूरी परिक्रमा सूर्य का कर लेते, एक चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? हिमालय बलित पर्वत है, आल्पस भी बलित पर्वत है, लेकिन पारसनाथ यह बलित पर्वत नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? किस देश को वनों का देश कहते हैं? कांगो को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा कौन कौन है? सुसीमा गर्म जलधारा, इरमिंजर गर्म जलधारा, कुरोशियो गर्म जलधारा, हम्बोल्ट यह ठंडी जलधारा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन जोड़ता है? कोयम्बटूर और कोचीन को कौन जोड़ता है? तो पालघाट। पालघाट के द्वारा कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? जवाई और सुकरी किसकी सहायक नदी है? तो यह दोनों लूनी नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना, यह परियोजना महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में कौन नहीं है? तुलिया जलप्रपात राजस्थान में है। बिहार जलप्रपात, यहाँ याद रखिएगा बिहार नाम है लेकिन यह बिहार में नहीं है। बिहार जलप्रपात भी राजस्थान में ही है। ठीक। दूध सागर जलप्रपात, यह जलप्रपात कहाँ है? यह मांडवी नदी पर है जो गोवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, माउंट कोयोबो स्थित है कहाँ? माउंट कोयोबो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। यह 5 राज्य कौन कौन है? पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी।